हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसके अंदर आज हम पूरा का पूरा या फिर जितना हो सके डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ लेंगे। क्लियर बेटा? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ते हैं बेटा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है बेटा? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते। देखो, आपका ये इस तरीके से प्रेडिक्टेबल होता है। ये आपका प्रेडिक्टेबल होता है बेटा। ठीक है, ये प्रेडिक्टेबल है। प्रेडिक्टेबल के अंदर ये आपका एस ब्लॉक होता है, ये आपका एस ब्लॉक होता है, ये आपका होता है पी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, और इसके बीच में जो पाया जाता है इसे बोलते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में इस जगह पे आपके पास एफ ब्लॉक पाया जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर? अच्छा, ये आपका प्रेडिक्टेबल है। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल इस तरीके का ही होता है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ध्यान सुनिएगा, बहुत इजी है। पूरा का पूरा चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, आप बहुत इजीली इसके क्वेश्चंस को, रीजनिंग क्वेश्चंस को कर लेंगे। क्लियर? ये आपका प्रेडिक्टेबल है। हमने ना 11th क्लास में चैप्टर 3 के अंदर ये पढ़ा है कि भाई इस प्रेडिक्टेबल में साइज किस साइड से किस साइड इंक्रीज करता है, किस साइड से किस साइड डिक्रीज करता है। ठीक है? अच्छा, अगर मैं ये मान के चलूं ऐसे में, तो ये हो गया मेरा टॉप, ये हो गया मेरा बॉटम। वो टॉप हो गया और ये मेरा बॉटम हो गया, और इस साइड और इस साइड में ये मेरा हो गया लेफ्ट, और ये मेरा हो गया राइट वाला पोर्शन। क्या हो गया? राइट वाला। ठीक है, वो हो गया टॉप। हाँ, और टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि शेल इंक्रीज करती है। आपको पता है, यहां पे पहला पीरियड होता है, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और यहां पे 7वां पीरियड होता है आपका। और ऐसे ही करके आपके 1 2 3, फिर यहां से 12 तक, फिर 13 से यहां पे 18 तक आपके पास टोटल क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं, है ना। अच्छा, साइज की बात करें से ऊपर से नीचे तक क्या होता है हमारा? इंक्रीज करता है। और लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हम देखते हैं ऐसे, राइट टू लेफ्ट मतलब इस साइड से 18 ग्रुप से ग्रुप 1 तक आपका साइज इंक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इन सब में सबसे बड़ा साइज किसका होता है ग्रुप वाइज में, तो सबसे बड़ा साइज होता है किसका? एस ब्लॉक का, क्योंकि एस ब्लॉक का साइज सबसे बड़ा है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साइज क्या होते हैं? बड़े होते हैं। ठीक है, उससे कम किसके होते हैं? डी ब्लॉक के। सबसे कम किसके होते हैं? पी ब्लॉक के। याद रखिएगा, साइज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर, ये सब आपने 11th क्लास में पक्का पढ़ा होगा, 11th क्लास के अंदर पक्का पढ़ लिया होगा। ठीक है ना? ओके। हम यहाँ पे बस ये आप बताना चाहते हैं, उसके बाद पता चलेगा हमें डी ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पाए जाते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में जो हमें बहुत ज्यादा मेजॉरिटी में पढ़ने हैं, वो एटॉमिक नंबर 21 से 30 एटॉमिक नंबर के बीच में पढ़ना है, मतलब स्कैंडियम से जिंक तक, स्कैंडियम से जिंक तक। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। यहां पे लिखता हूं मैं एटॉमिक नंबर, यहां पे लिखता हूं एलिमेंट्स, और ब्रैकेट में डाल दूंगा उसके सिंबल्स। यहां पे लिखता हूं इसकी ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिखता हूं यहां पे ओईसी मतलब ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, यह है आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30 आपका होता है जिंक। क्या होता है? जिंक, डिनोटेड बाय Zn। फिर होता है आपका कॉपर, Cu। फिर होता है आपका निकल, Ni। फिर होता है आपका कोबाल्ट, CO। सबसे ऊपर वाला आपका स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, दिस इज स्कैंडियम। स्कैंडियम ये आपको लाइन से याद करने पड़ेंगे, स्कैंडियम। दिस इज, दूसरा इज टाइटेनियम, Ti। फिर होता है आपका वेनेडियम, फिर क्रोमियम, मैग्नीज,
ये आपका वैनेडियम, क्रोमियम, फिर होता है मैंगनीज, फिर होता है इसमें 26 आयरन, ये होता है Mn, और आयरन होता है आपका Fe, आयरन इज Fe। क्लियर है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 21 एटॉमिक नंबर है। 21 एटॉमिक नंबर से जो पहला वाला नोबल गैस होता है वो होता है आर्गन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाती है इसके रिस्पेक्ट में आर्गन 4s2 3d1। क्लियर है। इसके लिए हो जाती है आर्गन 4s2 3d2। फिर होता है आर्गन, ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, ठीक है ना। ओके, 4s2 3d3। अब जो क्रोमियम है ये हमारा होता है एक्सेप्शन, और ये हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी हम लोग पढ़ते हैं कि क्रोमियम और कॉपर जो होते हैं 24 और 20, ये जो होते हैं आपके एक्सेप्शन होते हैं, क्रोमियम और ये कॉपर, क्योंकि यहां पे आपका हाफ फिल्ड होता है डी ऑर्बिटल, और यहां पे आपका फुली फिल्ड होता है, फुली फिल्ड हो जाता है डी ऑर्बिटल। क्लियर है। ओके तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो होती है आर्गन 4s1 3d5, आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d7, आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 3d9, नहीं 4s1 3d10, 10, ये हो गया इसका, ठीक है। ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये इसका है। क्लियर है। ओके अब इसका जो जिंक का है वो होता है आर्गन 4s2 3d10, ठीक है। ये 4s1 है, ये 1 है, 1 है, ठीक है ना, 1। क्लियर है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा अब इसको ऑर्बिटल वाइज बनाते हैं, तो हमें आर्गन का तो करना ही नहीं है कुछ भी, हमें एस में देखना है। एस में एक ऑर्बिटल होता है, डी में होते हैं 3, तो हमें इसको बनाना है बेटा। ये हो गया आपका एस का, और 5 बना देंगे डी के। तो ऐसे सबके बना के रखने हैं हमें इसके रेस्पेक्ट में, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये वाला जिंक का होगा। लाइन से याद रखिएगा, सीक्वेंस है। क्लियर है। ओके अब ये डी के बना लेते हैं। छह हो गए इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही इसका पूरा खेल है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो आपको सारी चीजें यहां पे क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए इसके एस में 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो यहां 2 डाल दीजिए, और इसमें 1 है, ठीक है। 2 फिर 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 4 5। ये देखिए ये वाला Cr का है, देखिए हाफ फील्ड है ना, डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, ठीक है। फिर 2 1 2 3 4 5 1 2 1 2 1 2 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा। अब यहां पे ये आ गया आपका फिर से एक्सेप्शन जो है किसका? कॉपर का। ये भी ये कॉपर का है, फुली फिल्ड होगा ये वाला, ठीक है ना। और ये वाला भी फुली फिल्ड हाफ फिल्ड है ये वाला। यहाँ पे ये जिंक की। अब देखिए यहाँ पे ध्यान सुनेंगे आप ना अगर ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो डी, हमें जो पढ़ना है, हम डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें ये याद होना चाहिए कि हमें डी ऑर्बिटल को ज्यादा फोकस करना है। ऊपर से देखेंगे तो इस वाले में देखिए जरा ध्यान से,
इस वाले में एक ही अनपेयर्ड है, इस वाले में 2 अनपेयर्ड है, इस वाले में 3 अनपेयर्ड है, इस वाले में 5 अनपेयर्ड है, फिर 5 है, फिर 4 है। दिख रहा है अनपेयर्ड, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब इनिशियली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करे, फिर यहां पे आपके कांस्टेंट हो गए, देखिए 5 5 हैं, फिर यहां पे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिए। ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां तक इंक्रीज कर रहे हैं, कहां तक, आपके मैग्नीज तक, उसके बाद क्रोमियम तक, उसके बाद फिर मैग्नीज तक बराबर है, फिर डिक्रीज हो रहे हैं। यहां पे 5 4 3 2 0 0। क्लियर है? इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। ठीक है, दिमाग में सेट रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? ठीक है, क्यों कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को ही ट्रांजिशन एलिमेंट? तो डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलेंगे सर तो इसका मतलब जिंक पे तो जिंक जो है आपका वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। फिर बोलेंगे सर कि कॉपर भी नहीं है। देखिए कॉपर के पास भी डी ब्लॉक में नहीं है, लेकिन कॉपर है कि कॉपर की ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो हम लिखते हैं फुली फिल्ड वाली 4s1 3d10, वो जो होती है वो आपकी एक्साइटेड होती है। इसकी ग्राउंड स्टेट में अगर हम जाएंगे तो ग्राउंड स्टेट में ये एक्साइटेड नहीं, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन नहीं, ये जो हम लिखते हैं ये इसकी ES है। ES मतलब एक्साइटेड है। ग्राउंड स्टेट इसकी होती है जो नॉर्मल अकॉर्डिंग टू द रूल चलती है, वो होती है 4s2 3d9 होती है। और 3d9 में तो एक अनपेयर्ड है, इट मींस कि वो आपका ट्रांजिशन है। वो हम क्वेश्चन के फॉर्म में करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। टीई लिख दिया मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। या फिर इसका दूसरा तरीके से क्वेश्चन बोलेगा कि भाई व्हाट आर, दोनों एक ही हैं, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या हैं। ठीक है, दोनों एक ही है, मतलब दोनों के आंसर एक ही होंगे। आंसर क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसके डी ऑर्बिटल में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। तो लिखिए बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैज large number of unpaired electron। क्या होते हैं उसके पास? large number of unpaired electron। इसलिए किसमें? in d orbitals। ठीक है, इसलिए क्या कहलाते हैं? ये मेन कंटेंट आपको लिखना है। क्लियर है? ये आपको लिखना पड़ेगा। मेन कंटेंट है इसका कि उसके पास लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके अंदर? डी ऑर्बिटल के अंदर। इसीलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपने देखा भी कि ऊपर से नीचे तक स्कैंडियम में 1 था, टाइटेनियम में 2 थे, टाइटेनियम में 3 थे, क्रोमियम में आते ही 5 हो गए, फिर मैग्नीज में ही 5 थे, उसके बाद फिर डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आपको समझ आ गया कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। टी इज ट्रांजिशन एलिमेंट। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई वाई जिंक, cadmium and mercury are not considered as transition element। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता? ठीक है, जिंक, कैडमियम, मर्करी को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि हम जिंक के केस से ही समझ जाएंगे। ठीक है, जिंक जिसके नीचे आता है ना, जिंक के नीचे ही आपका मर्करी एंड कैडमियम आता है। तो जो जिंक की कॉन्फ़िगरेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आपको फिल कर देनी है। बस आपको क्वांटम नंबर इंक्रीज करने हैं। जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 4s2 3d10। क्या होते हैं? 4s2 3d10। क्लियर? ओके, ठीक है।
फिर आप देखेंगे यहाँ पे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, डी की क्या है भाई, 1 2 ऐसे भर गया, ऐसे भर गया, ऐसे भर गया, ये भर गए, ठीक है, ये देखिए भर गए, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक पे डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट कैसे होगा, नहीं होगा, बिकॉज ये पूछा गया, तो इन तीनों के रेस्पेक्ट में लेगा, बिकॉज zinc, cadmium and mercury have zero unpaired electrons in d orbitals, ठीक है, d orbitals, क्लियर है। तो इसीलिए ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, क्लियर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखिएगा, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, क्लियर, ओके। चलिए आगे बढ़ते अब एक क्वेश्चन आता है ट्रांजिशन के ऊपर ही। पहले तो ट्रांजिशन एलिमेंट आपने पढ़ा कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है, ठीक है, उनकी स्टेटमेंट में क्वेश्चन भी ऐसे ही आता है। ट्रांजिशन एलिमेंट पूछा आपसे कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप बोलिएगा कि दोज एलिमेंट्स विच हैज लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, या फिर एटलीस्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द डी ऑर्बिटल, एक कम से कम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा डी ऑर्बिटल में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में रखते हैं, ओके ना। फिर क्वेश्चन आता है आपके पास कि भाई डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, क्यों, ठीक है, उसके बाद तो रीजन लिख देंगे आप। फिर क्वेश्चन उठता है कि जिंक, कैडमियम, मर्करी जो होते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आते, क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी ब्लॉक में जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे इसकी तो डी ऑर्बिटल पूरा का पूरा फिल होता है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन उठता है आपका मर्करी पे, ठीक है, सॉरी क्या कहते हैं, सिल्वर पे और आपका कॉपर पे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन उठता है वाई कॉपर इज ट्रांजिशन एलिमेंट, इसके कहने का मतलब ये है कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट कॉपर क्यों होता है, क्योंकि कॉपर की तो हमने कॉन्फ़िगरेशन देखी है, 4s1 3d10 होती है, डी में सारे के सारे एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, एस में नहीं देखना, डी में देखना है, ठीक है। तो डी में पूरा का पूरा भरा हुआ, फिर भी ये क्या है, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्यों है, तो इसके लिए आपको इसके पीछे की कहानी सुननी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं देखूं 29 एटॉमिक नंबर होता है कॉपर का, 29 एटॉमिक नंबर कॉपर का, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, सुनिए ये हो गया आर्गन, ठीक है, ये हो गया, अगर इसकी ईमानदारी से कॉन्फ़िगरेशन करें ना, एक्सेप्शन ना लें, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती क्या, 4s2 3d9, ये 9, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होती इसकी। और ये कॉन्फ़िगरेशन एक मिनट ऐसे होती, और ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, दिस इज कॉल्ड जीएस मतलब ग्राउंड स्टेट है, क्या है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि भाई यहां पे ना 4s और 3d की एनर्जी लेवल लगभग बराबर होता है, एनर्जी लेवल ऑफ 4s एंड 3d ऑर्बिटल्स आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, क्या होता है, सिमिलर, क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होता है, क्लियर है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन अगर यहां भाग जाएगा तो ये जो है अभी 3d9 है, मतलब ये कम स्टेबल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अभी फुली फिल्ड नहीं है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर जाए, और जंप कर भी सकता है क्योंकि इन दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, लगभग सेम है। तो इसका इलेक्ट्रॉन अगर यहां पे जंप कर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4s1 3d10। तो इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद जो स्टेट होती है वो जीएस नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, ईएस मतलब एक्साइटेड स्टेट। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 4s1 3d10, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी कुछ इस तरीके से, ये वाली, ठीक है। और यहां पे इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में मतलब आप समझेंगे कि भाई एक्साइटेड स्टेट में ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन इस केस में तो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन एलिमेंट टीई है, क्यों, क्योंकि यहां पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट के ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, क्लियर है बेटा, तो इसको भी याद रखिएगा, परफेक्ट है। ग्राउंड स्टेट में ये ट्रांजिशन है,
लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो नहीं है। लेकिन जो हम पूछते हैं क्वेश्चन वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है? क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा वो तो मेंशन नहीं होगा कि जीएस के कि ईएस के रेस्पेक्ट में, हमेशा जो आंसर आपको देना है वो जीएस के रेस्पेक्ट में ही देना है कि वो ट्रांजिशन होता है। और होता क्यों है? क्योंकि जीएस में उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। परफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट आपका खत्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। स्टेटमेंट हालांकि कोई पूछेगा नहीं, ध्यान सुनिएगा, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा ए एच इसका सिंबल होता है, डेल्टा ए एच ये सिंबल है बेटा इसका, ठीक है ना। डेल्टा ए एच, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता क्या है? सुनिए ध्यान से। किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के जब वो एक मोल हो, उसके सारे बॉन्ड को तोड़ के मॉलिक्यूल या कंपाउंड से एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट कर देना आपका कहलाता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जस्ट लाइक, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सपोज मैं एक कंपाउंड लेता हूं, कंपाउंड में ले लेता हूं, जो भी लेना है वो एक मोल के रेस्पेक्ट में, और यहां पे एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं? यहां पे एक मॉलिक्यूल। ध्यान सुनिएगा। सपोज मैं ले लेता हूं मीथेन है, मीथेन ऐसा होता है, और कितने मोल मीथेन है? एक मोल ही है, ठीक है। एक मोल मीथेन में 4 CH बॉन्ड है, 1 2 3 4। क्लियर है? अब मॉलिक्यूल ले लेता हूं, कोई सा भी ले लीजिए, ठीक है। सपोज मैं ले लेता हूं, चलिए O2 ले लेता हूं, ऑक्सीजन गैस, ये O2 है, ऑक्सीजन गैस है। क्लियर है? एक मोल ही ले रखा है। अच्छा, इस पे अगर मैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन मतलब डेल्टा AH अप्लाई करूंगा, डेल्टा AH अप्लाई करूंगा, ठीक है। क्या क्या करने के लिए अप्लाई करूंगा भाई? इसको, ये मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड है इसके सारे बॉन्ड को तोड़ के, इसके सारे बॉन्ड को तोड़ के एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसके बॉन्ड तोड़ दूंगा तो H कितने हो जाएंगे बेटा? H2 नहीं कह रहा मैं, H कह रहा हूं। कितने हो जाएंगे? 4। क्या हो जाएंगे? 4। तो 4H किस स्टेट में? ऑब्वियसली टूटेंगे तो गैसीय स्टेट में ही टूटेंगे। किसमें? गैसीय स्टेट में। क्लियर है? ओके। और C बचा, तो C भी किसमें? गैसीय स्टेट में। तो देखिए किसमें कन्वर्ट कर दिया? सारे के सारे आइटम में देखिए कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिला प्रोडक्ट। यहां देखिए इस पूरे को तोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2O, मतलब ऑक्सीजन है, और किस स्टेट में? गैस स्टेट में। तो किसी भी एक मोल कंपाउंड या मॉलिक्यूल को सारे के सारे बॉन्ड तोड़ के किसमें कन्वर्ट कर देना? उसके एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट कर देने वाली एंथैल्पी को बोलते हैं क्या हम? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। अच्छा, सपोज अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ध्यान समझ गए आप लोग, ठीक है। स्टेटमेंट नहीं पूछेगा व्हाट आर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, आपसे नहीं पूछेगा। वैसे आप बना के लिख देंगे कि किसी भी एक मोल कंपाउंड के मोल्स को तोड़ने के लिए जो भी एंथैल्पी लगती है। क्लियर है? ओके, ठीक है। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई चलो यहीं पूछ लेते हैं। सपोज आपके पास एक जगह मीथेन है, ठीक है, और एक इथेन है। पहले दोनों के स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो मीथेन ये हो जाएगा आपका, इथेन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई इन दोनों में, इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा लगेगी, इसमें ज्यादा लगेगी, पूरे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में तो ज्यादा लगेगी इसके अंदर, इथेन के अंदर। किसके अंदर? इथेन। क्योंकि इसमें कितने बॉन्ड टूटेंगे? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बॉन्ड टूटेंगे, 6 बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 कितने बॉन्ड? इसमें 4 बॉन्ड टूटेंगे। क्या टूटेंगे? 4 बॉन्ड। क्लियर है? 4 बॉन्ड टूटेंगे। क्लियर? तो जिसमें ज्यादा बॉन्ड टूटेंगे उसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होगी। अब ये ज्यादा बॉन्ड क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि इसने ज्यादा बॉन्ड बनाए, और ज्यादा बॉन्ड कब बने? जब इस पे ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप ये समझिए, डी ब्लॉक एलिमेंट में जिस कंपाउंड के पास, जिस एलिमेंट या कंपाउंड के पास, या एलिमेंट समझिए, जिस एलिमेंट के पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा। तो उन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा लगेगी। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट वाइज दिमाग से डाल लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन आता है वाई डेल्टा AH ऑफ ट्रांजिशन
एलिमेंट्स आर हाई। ठीक है, क्यों होती है भाई? तो ट्रांजिशन एलिमेंट सुनते ही आप समझ गए कि भाई लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या बनाएगा? लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड बनाएगा, और लार्ज नंबर ऑफ बॉन्ड को तोड़ने के लिए हाई डेल्टा AH का यूज होगा, AH का, हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का। क्लियर है? तो इसको याद रखिएगा ध्यान से और अच्छे तरीके से आंसर को बनाइएगा, और वो बना लेंगे आप लोग बहुत होशियार है, मैं जानता हूं बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट और आपका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट के रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, देखिए यहां मैं डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ट्रांजिशन एलिमेंट की ज्यादा होती है, क्योंकि मैं ट्रांजिशन एलिमेंट मुझे पता है सारे के सारे होंगे तो अनपेयर्ड ही होंगे, मतलब जो भी एलिमेंट लूंगा उसमें अनपेयर्ड होगा, कम से कम एक ना एक तो होगा ही। ठीक है, ओके, ठीक है। मैंने जिंक को नहीं लिया, मैंने ये नहीं बोला कि वाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डी ब्लॉक की ज्यादा होती है, क्योंकि डी ब्लॉक में तो जिंक भी आता है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन नहीं है क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। क्लियर बेटा? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये दो टॉपिक हो गए, ठीक है, दो टॉपिक और कराते हैं प्यारे प्यारे से, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? ओके, सबसे पहला पढ़ते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डालिए बेटा टॉपिक, जल्दी 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 जल्दी। टॉपिक इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहां आप ट्रांजिशन नहीं लिख रहा, क्योंकि यहां पे पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों का किस्सा आएगा। जहां पे अनपेयर्ड का आता वहां मैं बस ट्रांजिशन 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 लिखूंगा, लेकिन यहां पे आपका पेयर्ड अनपेयर्ड दोनों आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर दो कंपाउंड पढ़ने, दो तरीके के सब्सटेंस पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है आपको या फिर इसको ऐसे डाल दीजिए, ठीक है, एक पढ़ना है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, दूसरा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरा और डाया। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके डी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, दो सब्सटेंसेस विच हैज एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो दो सब्सटेंसेस which has at least one unpaired electron present in the d orbital। ठीक है, और वो एक वर्ड यूज होगा n। ठीक है, n को बोलेंगे हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर है? ठीक है, अब डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? जिसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, तो दोज सब्सटेंसेस विच हैज zero unpaired electrons in the d orbital called क्या? diamagnetic substances, जैसा कि आपको पता है बेटा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हमने देखे थे पैरामैग्नेटिक के अंदर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो डायमैग्नेटिक के अंदर होंगे क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय n, अनपेयर्ड
इलेक्ट्रॉन। और कितने होंगे बेटा? 0। क्या होंगे? क्योंकि यहां पे हमने लिखा है कि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे। इसके अंदर एक और चीज है बेटा, एक वर्ड आता है कि कौन सा कितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। तो उसके लिए ना एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला कुछ ये है, देखिए एक वर्ड आता है इसके अंदर, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्म सिंबल होता है म्यू, और म्यू का फॉर्मूला है मतलब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का n+2 अंडर रूट में, और इसकी यूनिट होती है bm। bm होता है आपका बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है? तो जैसे आप लोगों को पता है कि n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में 1 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है मतलब, ठीक है, लेकिन 0 नहीं होगा, ठीक है। और n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो n की वैल्यू डायमैग्नेटिक में कितनी होती है भाई? 0 होती है। तो अगर मैं 0 यहां डालूं तो मैग्नेटिक मोमेंट मेरा इसके लिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 bm मतलब बोर मैग्नेटॉन, और इसकी जो होगी वो 0 से ज्यादा होगी। क्लियर है? तो हम निकालना भी सीखेंगे कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस, प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है प्रेडिक्ट द मैग्नेटिक मोमेंट of the following compounds ठीक है। कुछ कंपाउंड दे रहा हूं डी ब्लॉक के एलिमेंट, उसमें जो भी कंपाउंड होगा उसके अंदर आपको सबसे पहले देखना डी ब्लॉक का एलिमेंट कौन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। उसी ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपको क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको जज करने हैं, जैसे ए, बी और ये हो गया आपका सी। तीन कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, ठीक है। पहला कंपाउंड लेते हैं हम FeCl3, एक ले लेते हैं ScCl3, एक ले लेते हैं आपका NiCO4, ये कंपाउंड है। क्लियर? ओके। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी। इसमें किसकी निकालेंगे? इसकी। इसमें किसके निकालेंगे? इसकी। क्लियर? ये वाला आपको पता ही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है, आप इस टाइम के टाइम पे। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं Fe को x प्लस -1 × 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई? +3। मतलब यहाँ पे जो आयरन है वो +3 पे है, लेकिन आयरन की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं बेटा, आयरन की Fe की। Fe 26 एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन 4s2 3d6, ठीक है। तो 1 2 1 2 ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, ठीक है। लेकिन ये Fe की है, लेकिन हमें किसकी लिखनी है? Fe3+ की। तो जब Fe से Fe3+ की निकालेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सबसे पहले किसके निकलेंगे? 4s के 3d के, वो निकलेंगे 4s के, क्योंकि ये कौन सा ऑर्बिट है? 4th ऑर्बिट है। ये कौन सा है? 3rd। तो हमेशा आउटर ऑर्बिट से जल्दी निकलते हैं। आउटर कौन सा? 4th की 3rd? आउटर होगा 4th। तो 2 इससे निकलेंगे, 1 इससे निकलेगा। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो होगी आर्गन 4s0 3d5, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे 1 2 3 4 5। तो यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी ये। तो म्यू हो जाएगा आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5 + 2 अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा आपका 35 के लिए होता है 5.9 bm, ठीक है। तो इसके लिए निकल गया ये और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा? पैरा। यहां पे Sc निकालते हैं, Sc हो जाएगा +3 पे निकाल लेंगे आप लोग, ठीक है। Sc आपका होता है 21, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इसकी आर्गन 4s2 3d1, ठीक है। अच्छा, लेकिन Sc है किस पे? +3 पे है, मतलब इसके सारे के सारे 2 इससे 1 इससे निकल जाएगा, तो ये आर्गन 4s0 3d0 बचेगा। तो n की वैल्यू 0 हो गई, डायामैग्नेटिक हो गया, और म्यू की वैल्यू भी क्या होगी? 0, क्योंकि n की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। ओके, अब ये है आपका Ni जो इसके साथ लगा हुआ है,
ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है CO। CO यहाँ पे कार्बोनाइल है, लेकिन आप इसको कार्बन मोनोऑक्साइड भी समझ सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज होता है। तो यहाँ पे इसको पुट करेंगे x प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्लियर है। Ni होता है आपका 28, क्या होता है 28। कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी आर्गन 4s2 3d8। क्लियर है। और इसी चार्ज पे देखना है इसको 0 पे ही, तो 1 2 3 4 लिगेंड के बिहाफ पे देखेंगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों अंदर आ जाएंगे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आपकी आर्गन 4s0 3d10 कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इसके लिगेंड की। ये SFL है, SFL होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर देता है पेयर्ड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है बेटा, ओके। तो इसकी हो जाएगी 4s तो 0 हो जाएगा, भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ भरा हुआ पूरा का पूरा 10 हो जाएगा ये। तो n की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक कंपाउंड। क्लियर है, क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक कंपाउंड। क्लियर है बेटा, ओके।